हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोलन गेन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था पोलन गेन आखिर कैसे बना। एक बार फिर से हम आपको पोलन गेन के बारे में बताने से पहले हम ये बताएंगे कि आखिर पोलन गेन कैसे बना। मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से समझना चाहूँगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पोलन गेन बना, ये बना कहाँ से? माइक्रोस्पोरेंजियम से, लघुबीजाणुधानी। अब लघुबीजाणुधानी क्या होती थी? मैंने आपको दिखाया था। ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4 लघुबीजाणुधानी हैं। एक्चुअली में क्या हुआ, माइक्रोस्पोर डायड 2 कोष्ठ की, एक कोष्ठ में 2 लोब्यूल, ठीक है। और एक लोब्यूल को काट देखो, एक लोब्यूल एक माइक्रोस्पोरेंजिया एक लघुबीजाणुधानी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर ये जो सारे सिक्स है, एक कंडक्टिंग स्टैंड जिसने बोला, ये एक्चुअली में होता है स्पोरोजिनियस टिश्यूज, यानी ये स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ये किसके अंदर होता है? एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और ये एक्चुअली में क्या होती हैं? स्पोरोजिनियस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोर्ट जीनस टिश्यू कुछ नहीं, ये होती हैं एक्चुअली में, ये डिफ्रेंशिएट होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल या PMC। माइक्रोस्पोर मदर को बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, पोलन ग्रेन मदर सेल PMC, पोलन ग्रेन मदर सेल इसे बोलते हैं प्राक्कण मातृ कोशिका। इसमें क्या हुआ? मियोसिस हुई 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब चतुष्क, मतलब चार सूक्ष्म बीजाणु का फॉर्मेशन हुआ, चारों में न्यूक्लियस होगा। अब इसके बारे में थोड़ी आपको मैं डिटेल बताऊंगा। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड यही आपकी पोलन ग्रेन है, परागकण बनाती हैं। तो इसको मैं बहुत खूबसूरत ढंग तरीके से आपके सामने बताने जा रहा हूँ। मैंने देखा क्या, ये स्पोरोजीनस टिश्यूज थी, स्पोरोजीनस टिश्यू, ओके। ये आपकी क्या थी? स्पोरोजीनस टिश्यूज। ये स्पोरोजीनस टिश्यूज ही आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल या PMC, पोलन ग्रेन मदर सेल PMC मैंने लिखा रखा है, ये बनाती हैं, ठीक है। ये आपकी एक सेल्स हुई। इसमें इस फिगर्स मैंने NCERT बुक से लिया था, लेकिन ये यूपी बोर्ड की बुक है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से NCERT CBSE बोर्ड में की बुक में नहीं लिखा है। तो इसमें एक बीजपत्री मतलब मोनोकॉट, दो बीजपत्री दो बीज डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट डाइकॉट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जब कोई आपने सीड को बुआई की, जब उसमें पत्ती देखने के, अगर एक पहले फर्स्ट मतलब जब वो जर्मिनेट कर रही होगी, केवल एक पत्ती निकल रही है तो मतलब एक बीज पत्ती, और दो बीज पत्ती मतलब दो पत्ती साथ में निकल रही हो, दो पत्तियां, तो उसे दो बीज पत्री कहेंगे। सबसे अच्छा डिफरेंशिएशन का तरीका है। तो मैंने एक बीज पत्री और डाइकॉट दो बीज पत्री को अलग अलग दिखाया गया है। तो इस फिगर हम देखते हैं, ये एक सेल थी, ये कुछ स्पेंडल शेप स्ट्रक्चर बना रही है, और दो बीज पत्री में डाइकॉट में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो स्पेंडल से एक स्ट्रक्चर था, ये मियोसिस फर्स्ट हुई, और यहाँ मियोसिस फर्स्ट देखने को मिला। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हाफ हुआ, जन हुआ, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुई। उसमें दो सेल्स बनाए, देखो ये भी दो सेल्स ही हैं, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो प्लांट छोड़ो कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। इससे दो सेल्स से अल्टीमेटली 4 सेल्स बनी, ये भी 4 सेल्स हैं, लेकिन ये का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। अल्टीमेटली एक सेल से 4 सेल्स बनी, और ये आपस में चारों सेल्स कैलोज नाम के एंजाइम से क्या होते हैं? बाइंडेड होते हैं। बाद में कैलेज नाम की एंजाइम आएगी, इन्हें फाड़ेगी और ये बाहर निकल जाएंगी। कैलोज आपकी टैप्टम निकालती हैं। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, कह रहा है कि विभिन्न आकृतियां टेट्राड की, जो पोलन टेट्राड है इसकी डिफरेंट आकृतियां हैं। टेट्राहेड्रल, ए की बात करें चतुष्फल की, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का है। और द्विपार्श्व आइसो मतलब समान, आइसो बाइलेटरल है, मतलब ऊपर जितना है नीचे उतना समान प्रकार के शेल्स हैं। अब सी की बात करें, क्रॉस डिक्यूसेट
नीचे के भाग एक सूक्ष्म जीवाणु दूसरे की ओर, मतलब इनमें देखो नीचे एक ही सूक्ष्म जीवाणु, ऊपर दो दो। ये भी आपकी टेट्राड है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। और डी की बात करें, टी शेप स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा है टी शेप स्ट्रक्चर, इसका लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब ये भी टेट्राड ही हैं, 4 सेल्स ही हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ये सारे सारे आपके टेट्राड ही हैं, 4 सेल्स ही हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से है। हम इसको देखेंगे, इसके बारे में देखने वाले हैं, इसके बारे में सीखने वाले हैं। फ्लावर में देखिए, फ्लावर में तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फ्लावर में तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट होंगे। तो अगर फ्लावर को देखें, मैंने एक फ्लावर को लिया, और फ्लावर को लिया, फ्लावर को बोलेंगे पुष्प, उसके हम एंड्रोस्टियम पार्ट में जाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएंगे, होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैं अलग से फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने लिया फ्लावर में एंड्रोस्टियम। एंड्रोस्टियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? पुंकेसर, एक या एक से अधिक पुंकेसर आपस में जुड़ते हैं तो एंड्रोस्टियम का स्ट्रक्चर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो स्टेमन मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, एंड्रोस्टियम का एक भाग लिया स्टेमन, जो कि पुंकेसर है। स्टेमन के दो भाग हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन के दो पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर को बोलते हैं परागकोश, जिसके अंदर परागकण होता है, और फिलामेंट एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर परागकोश होता है। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एंथर, ये बायोलोब स्ट्रक्चर एंथर, ये स्ट्रक्चर फिलामेंट। ये फिलामेंट अटैच होता है किसे? पेटल से। ये अटैच होता है पेटल, जिसे बोलेंगे करोला, करोला का ही पार्ट होता है। और या ये अटैच होता है थैलमस से। ओके, ये तो या थैलमस अटैच हो, या तो पेटल, जो कि करोला का पार्ट है। अब हम एंथर के आगे देखें। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने बताया था 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और इसके पहले फिगर दिखाया। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया की हम बात करते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यूज होंगी, और चारों तरफ से 4 लेयर कवर्ड होती है। ठीक, एक्चुअली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजिया को जूम करके दिख रहा हूँ। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यूज होंगी, जो कि स्पेशलाइज होकर पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल बोलेंगे परागकण मात्र कोशिका। पॉलन मतलब परागकण, मदर मतलब माता या मातृ से रिलेटिव, सेल मतलब कोशिका, तो परागकण मात्र कोशिका उसके अंदर, या तो इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्पोर मतलब बीजाणु, मदर मात्र सेल कोशिका, तो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका हम कहेंगे। इसमें फर्स्ट म्यूसिस होती है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन हमको पता है 2 बार होती है। एक होती है फर्स्ट, एक बार सेकेंड, ये आपने 11th एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट पीरियड में, तो इसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन होती है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होती है। ओके, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होती है, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर डायड। डायड, डायड मतलब 2, और माइक्रोस्पोर मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म कितने बनेंगे आपके 2, और मेसिस सेकेंड फिर स्टार्ट होती है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। सूत्री विभाजन सेकेंड में माइक्रोस्पोर 4, 2 सेल से 4 सेल बनेंगी, तो सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अल्टीमेटली अब यहाँ कितने बन गए? 4 सेल्स। ओके, 4 सेल्स बन गए, जिन्हें बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोर डाया टेट्राड, 4 बन गए। अब इनमें इनमें जो एंथर होता है, ये एंथर के अंदर ही थे। एंथर अब मेच्योर होगा, मेच्योर मतलब डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। अब डेवलपमेंट अच्छे से होने के बाद ये क्या करेगा? फटेगा। परागकण क्या गया? तो जब आपका जो एंथर फटा, तो सूक्ष्म बीजाणु, माइक्रोस्पोर मतलब सूक्ष्म बीजाणु, ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु के अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं, तो माइक्रोस्पोर आपके निकल जाएंगे सूक्ष्म बीजाणु। ये परागकण मिलने के लिए, क्योंकि इसे हम पोलन सैक भी बोल सकते हैं, पोलन सैक, तो पराग कोश कहेंगे। ओके, पराग कोश कहेंगे। तो उसके अंदर पोलन ग्रेन होंगे, तो पोलन ग्रेन निकलेंगे, तो पराग कोश से पोलन ग्रेन बोले। अगर देखो, 2 टर्म यूज करना। अगर माइक्रोस्पोर आपने बोला, माइक्रोस्पोर से, अगर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर सैक बोलते हैं, सैक मतलब झोला स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर उसमें बोलेंगे तो माइक्रोस्पोर निकलेंगे। अगर पोलन सैक हमने टर्म यूज किया तो पोलन ग्रेन निकलेंगे। ध्यान रखना, पोलन माइक्रोस्पोर सैक स्ट्रक्चर। एक चीज और ध्यान रखना, पोलाइडी की बात कर रहे थे, क्योंकि पोलाइडी में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं।
मियोसिस जहाँ तक नहीं होगी वहाँ तक डिप्लॉइड स्टेज आएगा, मतलब इसके ऊपर सारी चीज़ें डिप्लॉइड होंगी, 2n स्टेज होगा। मियोसिस जहाँ से स्टार्ट वहाँ से डिप्लॉइड स्टेज n स्ट्रक्चर आने लगता है। माइक्रोस्पोर डायट n होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड भी n होगा, माइक्रोस्पोर सैक डिसोसिएट होंगे, ये भी n होंगे। या बोलेंगे पॉलन ग्रेन बोलो, पॉलन सैक बोलो, ये सारे स्ट्रक्चर कैसे होंगे, n होंगे। कंफ्यूज मत होना, पॉलन सैक हो, पॉलन ग्रेन हो, माइक्रोस्पोर हो, सारे स्ट्रक्चर n होंगे। ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन से परागकण बनना है। पॉलन ग्रेन परागकोश, आई एम सॉरी, पॉलन सैक परागकोश। पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन है, परागकण है। अब पॉलन ग्रेन मेच्योर होकर ही मेल गैमेट बनाएगी, नर युग्मक बनाएगी, जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगी। देखो, जो पॉलन ग्रेन होती है, या माइक्रोस्पोर बोलो या पॉलन ग्रेन बोलो, अब इनमें 2 स्टेजेस देखे गए। ऐसा देखा गया है कि अब 60% मतलब अगर आपने 10 सेल्स लिए, उसमें 6 सेल्स में ऐसे देखने को मिला, उसमें 2 सेल्स पाई गई। एक वेजिटेटिव सेल थी जिसमें कायिक कोशिका कहेंगे, दूसरी जनरेटिव सेल थी जो जनन कोशिका होती हैं। जनरेट मतलब पैदा करना, पैदा करना मतलब जनन एल2, तो जनन कोशिका है। 40% मतलब 10 में 6 तो हो गए आपकी 2 सेल्स स्टेज, 10 में 4 आपकी 3 सेल्स स्टेज थी। अब देखते हैं ये जो आपकी 2 सेल्स स्टेज थी, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स ये 2 मेल गैमेट बनाएंगे? ऐसी बात नहीं, मेल गैमेट है ये, लेकिन मेल गैमेट कब बनाएंगे आपको पता होगा। पॉलिनेशन क्या कहते हैं, ये टर्म मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। होता क्या है कि जब ये जनरेटिव सेल्स, अभी जनरेटिव सेल्स ही पॉलन ग्रेन के अंदर है, पॉलन ग्रेन डिसोसिएट होता है, फटता है, निकलने के बाद ये प्लांट की जो फीमेल गैमेट्स होती हैं उनमें 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। तो स्टिग्मा के ऊपर ही जाके बैठती हैं। स्टिग्मा के ऊपर जब बैठती हैं तो वहाँ पॉलन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब, ठीक है, परागनली। तो जैसे कि ये स्टिग्मा आपकी हुई, ओके, ये स्टिग्मा हुई, तो ये पॉलन ग्रेन अगर आके बैठा, ये धीरे धीरे इसमें पॉलन ट्यूब बनेगा। तो यहाँ पॉलन ट्यूब के अंदर जेनेरेटिव सेल 2 सेल का फॉर्मेशन करती है। लेकिन 40% में ऐसा देखा गया है कि सेल जेनेरेटिव सेल जैसे बनी वैसे तुरंत ही 2 मेल गैमेट, 2 नर युग्मक का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक, अब क्या होती हैं वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल, इसके बारे में आपको बताता हूँ, और उसके साथ साथ पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। अब अगर बात करें हम पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन अल्टीमेटली आपने देख लिया कैसे फॉर्मेशन हुआ। मैंने आपको डिटेल स्टडी, मतलब कैसे माइक्रोस्पोंजिया के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए, मैंने आपको डिटेल बताया है अच्छे तरीके से। तो पॉलन ग्रेन कितने बने? 4। ओके, मैंने आपको बताया था मतलब इनिशियली ये आपकी जो चारों सेल्स होती हैं ये आपकी अटैच्ड होती हैं एक दूसरे से। अटैच करने वाला एंजाइम कैलोज ने जोड़ेगा। तो इसमें 4 सेल्स होंगी, चारों की अपनी अपनी न्यूक्लियस होंगी, और बाद में जब ये फटते हैं तो कैलेज नाम के एंजाइम इन्हें फटने में मदद करती है। कैलोज इन्हें जोड़ करता है, कैलेज फटने में मदद करता है। तो मैंने बताया कि 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल, जेनेरेटिव सेल। इसके बारे में हम बात करने वाले। पहले तो ये बताई थी इसके पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स और किससे बने होते हैं। पॉलन ग्रेन की बात करें, इसकी जनरल साइज होती है, अगर इसकी साइज की बात करें तो इनकी साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और इसके बाहर 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर को बाह्य परत कहेंगे, आउटर मतलब बाहर, बाह्य, और लेयर मतलब परत। ये आपकी हुई आउटर लेयर, ये हुई इनर लेयर, ठीक। जो आउटर लेयर हुई इसे बोलेंगे बाह्य परत, इसे, ये आउटर लेयर आपकी होती है बाह्य परत, इनर लेयर अंतः परत, ठीक। अब इन इनर लेयर आउटर लेयर के बारे में ही तो आपको जानना है। तो जो आउटर लेयर होती हैं, आउटर लेयर की बात करें तो ये बनी होती है एक जाइन की,
और जो इनर लेयर होती हैं ये बनी होती हैं इंटाइन की। व्हाट इज द इंटाइन, व्हाट इज द एक्जाइन, इसके बारे में हम देखते हैं क्या, इनके बारे में क्या किया एनसीईआरटी लिखी है वो इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो आपकी एक्जाइन्स होती हैं, एक्जाइन्स को बोलते हैं बायचोल, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बायचोल। और जो एंटाइन्स होती हैं, एंटाइन्स को हम बोलते हैं अंतःचोल। भाई अंदर की सेल्स है तो अंता हुई, बाहर की सेल्स है बायचोल हुई, बाहर आवरण होता है। जो एक्जाइन बायचोल होता है ये बना होता है स्पोरोपोलिन की। जो स्पोरोपोलिन होता है ये बहुत ही हार्डेस्ट लेयर है, बहुत ही कठोर लेयर होती है। स्पोरोपोलिन ध्यान रखना, बहुत कठोर लेयर होती है, कठोर यानी हार्ड लेयर, हार्ड लेयर होती है। इतना ज़्यादा हार्ड लेयर ये होती है, इसे स्पोरोपोलिन इतना ज़्यादा हार्ड लेयर होती है, इसे ना ही एंजाइम जिसे बोलते हैं बिकर और ना ही एसिड अम्ल और ना ही बेस क्षार, और यही नहीं हाई टेम्परेचर अगर हो ये सारे भी इसको कुछ नहीं करते। आप एंजाइम कोई भी एसिड कोई भी हाई टेम्परेचर ले लो, कितना भी हाई टेम्परेचर ले लो, तो स्पोरोपोलिन का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। जो आपकी एक्जाइन है ये आउटर लेयर होती है, बायचोल कहते हैं, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन ये बहुत ही हार्ड या कठोर लेयर होती है, बहुत ही कठोर लेयर, इतना कठोर लेयर होती है एंजाइम जिसे बिकर बोलते हैं, एसिड बोले तो अम्ल, बेस बोले तो क्षार, हार्म टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपकी एक्जाइन के बारे में हुआ। जो आपकी स्पोरोपोलिन होती है ये आपकी प्रतिरोधक होती हैं, प्रतिरोधक वसी पदार्थ है, ठीक है, वसी पदार्थ है मतलब फैटी लेयर है, तो किसी चीज का इफेक्ट भी नहीं पड़ता, बहुत ही हार्ड लेयर होती हैं। बात करते हैं जो ये आपकी आउटर लेयर हुई। अब ऐसा नहीं है कि सब जगह आपकी स्पोरोपोलिन हो, कुछ ऐसे वर्ड मैंने आपको जहाँ गोला खींच रखा है, यहाँ पर स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन, ठीक है, स्पोरोपोलिन नहीं होता। अब बात होती है स्पोरोपोलिन यहाँ पर है क्यों नहीं, ओरिजिन इसलिए है, स्पोरोपोलिन का ना होना इसलिए है कि जब ये आपकी पोलन ग्रेन फीमेल गैमेट के अंदर स्टिग्मा से जब वो स्टाइल में अंदर एंट्री करती हैं, अल्टीमेटली जब स्टिग्मा बैठती हैं तो इसके मेल गैमेट को ओवम के अंदर ओवम के पास जाना होता है, तो वहाँ पोलन ट्यूब बनाती है और पोलन ट्यूब बनाता है पोलन ग्रेन। अब बताओ अगर ये हार्ड लेयर होगी यहाँ पर भी तो पोलन ट्यूब बन नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होता जिससे पोलन ट्यूब आसानी से बन जाए। ये अब पोलन ट्यूब बनाती हैं, यहाँ पर नहीं बनाती, स्टिग्मा पर बैठने के बाद ही पोलन ट्यूब बनाती हैं और इससे मेल गैमेट आपके बाहर निकलेंगे। ठीक है, इससे आपके मेल गैमेट बाहर निकलेंगे, ध्यान रखना। तो कुछ ऐसे जगह होते हैं, इसमें हम बात करें कुछ ऐसे जगह होंगे होंगी जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होगा, स्पोरोपोलिन नहीं होगा, वहां से आपकी क्या पोलन ट्यूब निकलेंगे, वहां से आपकी पोलन ट्यूब निकलेंगी। ठीक है, जो आपकी पोलन ट्यूब होती हैं, पराग नली, नाम ही इसका है क्या, पोले मतलब पराग, ट्यूब मतलब नली, पराग नली। अब पराग नली क्यों कहा, क्योंकि इसे पराग पराग पोलन ग्रेन पराग कण ही बनाता है, इसलिए पोलन ट्यूब कहा गया। और इस पराग नली से आपके मेल गैमेट्स से ओवम के पास जाने के लिए एंट्री करती हैं, स्पोरोपोलिन जहाँ जहाँ नहीं है वहां से पोलन ट्यूब आपकी निकलती हैं। जो पराग नली है पोलन ट्यूब है, पराग नली, इसकी खोज
आपकी एमसी ने की थी, जीबीएमसी, ठीक है, जीबीएमसी, वो भी 1824 में की थी, पराग नली की खोज, ठीक, पराग नली की खोज आपकी जीबीएमसी ने 1824 में की थी। अब इसकी बात करें जो आपकी दूसरी जो सेल्स थी, वो क्या थी, दूसरी लेयर, सॉरी सेल्स नहीं, जो दूसरी लेयर इंटाइन थी, ये आपकी सॉफ्ट लेयर थी, सॉफ्ट लेयर, ये सॉफ्ट लेयर मतलब कोमल, और ये पतली भी थी, ध्यान रखना, थिन थी, ठीक है, थिन लेयर थी, लेयर थी इंटाइन। अब थिन लेयर और सॉफ्ट होने का रीजन क्या था, एक्चुअली में ये जो बनी होती हैं, ये पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। मैंने देखा एग्जाइन आपकी स्पोरोपोलिन की बनी थी, ये पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी है, सेलुलोज की बनी थी, इसलिए इसे पेक्टोसेलुलोज भी बोलते हैं, ठीक है, पेक्टोसेलुलोज बोलते हैं। ये बनी की पेक्टिन और सेलुलोज की। अगर हिंदी में बात करें तो इसे पेक्टिन ही लिखा जाता है, ठीक है, पेक्टिन, इधर क्या होगा, सेल्यूलोज। अब ये बनी कि पेक्टिन और सेल्यूलोज की, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट लेयर होती है, ये आपकी इंटाइन इनर लेयर होती है, मतलब एग्जाइन के अंदर की ये लेयर्स होती हैं। अब इस प्रकार के जो दोनों लेयर्स हैं, ये पोलन ग्रेन को आपके ढक रखती हैं। पोलन ग्रेन के अंदर कोशिका द्रव होगा, साथ में उसका न्यूक्लियस भी होगा। जो आपकी दोनों लेयर्स, दोनों लेयर की मतलब एग्जाइन एंड इंटाइन के अंदर आपकी जीवद्रव्य होंगी, ठीक है, जीवद्रव्य, साथ में क्या होंगी, केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म और साथ में न्यूक्लियस भी होगा। एक बार मैं आपको बताना भूल गया, जो आपकी एंजाइम्स होती हैं, जहाँ ये आपकी परागकणिक जिससे निकलती हैं, ये एक्चुअली में जो आपकी स्पोरोपाल नहीं होती, इसे बोलते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र, जहाँ से पोलन ट्यूब निकलेंगी, तो जनन छिद्र बोला। ये जनन छिद्र होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ जनन छिद्र बता दूंगा, ये पार्ट है एंजाइम के अंदर का है, ध्यान रखना। जो ये जनन छिद्र होती हैं, ये एक हो सकती हैं, अगर ये आपकी बात करें हम मोनोकॉट की, मोनोकॉट, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री में आपकी एक होंगी जनन छिद्र, और 3 होंगी आपकी डाइकॉट में, द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री में आपकी डाइकॉट की जनन छिद्र कितने होंगे, तो 3 होंगी, मोनोकॉट में 1। अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर कुछ स्पेरिकल जैसा है, पूरा गोला नहीं है, और कुछ यहाँ पर आपको पूरा पूरा स्पेरिकल एकदम गोल जैसा है दिख रहा है, लेकिन इस पे कुछ रेख जैसी निकली हुई है, कुछ पोलन ग्रेन का, मतलब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि सारे प्लांट में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। साथ में मैं आपको कुछ और भी स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ऐसे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, ये 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ इतना इससे बताना चाह रहा हूँ कि जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ये वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में। अब हम आगे बात करेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में। मैं बताया आपको, जो पोलन ग्रेन होता है, इसकी 2 सेल्स होती हैं, 60% और 40%, 60% में 2 सेल होती हैं, 40% में 3 सेल्स होती हैं, ठीक है। पराग कण, पोलन ग्रेन, इसकी 2 सेल्स आती है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। पहला क्या था आपका, ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैंने इसके आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके 2 पॉइंट्स होंगे, कई पॉइंट्स हैं, डिफरेंसेस हैं इनकी, बात करें वेजिटेटिव सेल्स होंगी और जनरेटिव सेल हैं। वेजिटेटिव कायिक कोशिका,
और जेनरेटिव पैदा करने वाली मतलब जनन कोशिका। जनन मतलब ही पैदा करना, जनन कोशिका। तो ये दो प्रकार की सेल्स हुई। अच्छा, मैंने बताया था 60% में दो सेल सब्स्टिट्यूट होती हैं, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। 40% में जेनरेटिव सेल दो मूल गैमेट बना चुकी होती है पहले, ये फर्टिलाइजेशन के पहले, मतलब पोलन ट्यूब में जब ये 60% पोलन ट्यूब में जाकर दो मेल गैमेट बनाते हैं, लेकिन 40% में ये पहले से मेल गैमेट बना रखे हैं। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने ऐसा कुछ बना रखा। एक सेल्स की बात करें, एक पोलन ग्रेन की बात करें, मैं आपको इसमें अल्टीमेटली वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल एक साथ में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक साथ मुझे वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल दिखाना है। ये मैंने मार रखा है वेजिटेटिव सेल है, इसकी खुद की न्यूक्लियस होंगी। ये आपकी जेनरेटिव सेल जो आपकी मेल गैमेट बनाने में, दो मेल गैमेट, और ये आपका साइटोप्लाज्म होगा। ओके, ये क्या हुई आपकी वेजिटेटिव सेल, काइक कोशिका। ये आपकी क्या होगी जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल मतलब जेनरेट मतलब पैदा करना। ठीक है, क्या होगी जन्म कोशिका। ये काइक कोशिका। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में, वेजिटेटिव सेल्स और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एक्चुअली में क्या करता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल इसमें भरा होता है। ठीक है, और ये साथ साथ रिजर्व फूड मटेरियल भरने के कारण इसके सेल का साइज भी बड़ा हो जाता है। अब ये बताओ, अगर आप कोई बाल्टी लो, बाल्टी नहीं, आप कोई पॉलीथीन लो, एक में आप पॉलीथीन में ज़्यादा पानी भर लो और दूसरे में कम पानी भर लो। जब ज़्यादा पानी भरोगे तो उसका साइज अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो वही है काइक कोशिका, ये कैसा होता है, बिगर होता है, मतलब बड़ा होता है। और ये कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। और यहाँ की बात करें, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। अब रिजर्व फूड मटेरियल क्यों होता है, अभी ये बात करो, आप मेल गैमेट बना रखे हो, आपसे खाना चाहिए कि नहीं, तो चाहिए खाना उसे। तो वेजिटेटिव सेल एक्चुअली में मेल गैमेट को, जेनरेटिव सेल्स को नरिशमेंट के लिए, मतलब भोजन ही प्रदान करती हैं। वेजिटेटिव सेल ही कायिक जनन ही जेनरेटिव सेल को भोजन देती हैं, दिमाग में बैठा रखना। और जेनरेटिव सेल बाद में ये मेल गैमेट्स बनाएंगी। और इसके साथ साथ हम बात करें रिजर्व फूड मटेरियल के साथ साथ, इसका जो शेप होता है ये इरेगुलर होता है, इसका शेप लार्ज होगा और इरेगुलर होगा। इरेगुलर मतलब अनियमित आकार का, हम कह सकते हैं बड़ा अनियमित आकार का। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होगा, न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक, इरेगुलर न्यूक्लियस होगा। रिजर्व फूड मटेरियल हम कह सकें, रिजर्व मतलब कहीं चीज स्टोर होना, ठीक है, भंडार होना। फूड मतलब भोजन, मटेरियल फूड मटेरियल मतलब अल्टीमेटली खाद्य पदार्थ। हम कह सकते हैं खाद्य भंडार, प्रचुर खाद्य भंडार। ठीक है, और अगर हम जेनेटिक सेल की बात करें तो ये संभालो होते हैं, और ये फ्लोट करती हैं वेजिटेटिव सेल में। तो हम कह सकते हैं फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में ये क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो काइक सॉरी जनन कोशिका तैरती रहती हैं काइक कोशिका में। ओके, फ्लोट करती हैं किसमें, जनरेटिव सेल जनन कोशिका तैरती रहती हैं काइक कोशिका में। और जो इसका न्यूक्लियस होता है, ये इस्तेमाल तो होती है साइटोप्लाज्म। कुछ अगर हम बात करें यहाँ एक पॉइंट और बताएं, तो वो पॉइंट ये है कि जो इनका न्यूक्लियस होता है,
जेनरेटिव सेल का, इनका जो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, वो स्पेंडल शेप होगा, स्पेंडल शेप, तर्क जैसा। अभी ये आप सोचोगे कि व्हाट इज द तर्क, स्पेंडल शेप। स्पेंडल शेप ऐसा होता है, ये कोई मैंने बेस में रखा, ये 2 पॉइंट्स हैं, टोपी नुमा स्ट्रक्चर, ये आपकी स्पिंडल शेप हुई। ठीक है, क्लियर। ये आपकी कैसी हुई, स्पिंडल शेप। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें, जो इसका न्यूक्लियस होगा वो तर्क जैसा होगा, तर्क जैसा होगा, और इसके साथ साथ इनका जो जीवद्रव होगा डेंस होगा, डेंस, सॉरी, डेंस साइटोप्लाज्म, तो घना जीवद्रव होगा। अच्छा, घना जीवद्रव मतलब आप कम स्पेस में ज्यादा चीजों को भरो, चीजें जो हो बहुत पास पास हो, तो बोलते हैं डेंस, घना होना। ठीक है, और जो इसकी न्यूक्लियस होती है, केंद्रक होती है, ये सिंगल होती है, एक ही होती है। ठीक, इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा, सिंगल होगा, वो भी स्पेंडल शेप्ड होगा। अब हमें जो पोलन ग्रेन कैसे फूट के निकलते हैं बात करें, तो जो पोलन सैक होता है, पोलन सैक, इसके अंदर पोलन ग्रेन है, पराग कोश, ये क्या होता है, डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट, डी मतलब निकलना, हाइड्रेट मतलब जल। ठीक है, मतलब जल का निकलना, जिसे बोलते हैं जलहास, जलहास। ओके, जैसे पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद इसकी जो अंदर की लेयर्स होती हैं सिकुड़ने लगती हैं। अल्टीमेटली सिकुड़ने के बाद कोशिका भित्ति के अंदर स्टोमियम माउथ जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। कोशिका का दबाव पड़ेगा सिकुड़ने सिकुड़ने, अल्टीमेटली फटकर पोलन ग्रेन रिलीज कर देंगे। पोलन ग्रेन पराग कण क्या करती हैं, रिलीज कर देती हैं। वही आपने उसके बारे में आपको जानकारी ली, और मैंने आपको बताया था 60% सेल स्टेज, 40% सेल स्टेज। क्या फिर से उसको बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता फिर से बताने की जरूरत, मैंने आपको अच्छे से पहले बता रखा है। अब पोलन ग्रेन की बात करें, जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन, विश्वास नहीं होगा, ये खाया जाता है, बहुत ही एनर्जिकल होता है। पराग कण को खाया जाता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जी प्रोड्यूस एनर्जी देती है, बहुत सारा एनर्जी। और आगे बात करो, तो कुछ ऐसे पोलन ग्रेन हैं, देखो पोलन ग्रेन हमको एनर्जी भी दे रहे हैं, और पोलन ग्रेन हमको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। पोलन ग्रेन जैसे कि हम बात करें ग्रीन ग्रास, ये ग्रीन ग्रास लाई गई थी आपकी विदेशों से। तो पोलन ग्रेन की बात करें, कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं परागकण। अच्छा, पोलन ग्रेन कैसे जानोगे पोलन ग्रेन क्या है, आप किसी फ्लावर को लो, उसमें आप अगर करोला के अंदर जाओ, देखो आपके हैंड में ये येलोइश कलर कुछ स्ट्रक्चर दिखाया होगा, स्लाइड में रख कर देखोगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको पोलन ग्रेन दिखेंगे। येलोइश कलर के स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट मतलब कलर उसका बदल भी सकता है। जो आपका परागकण है, अब परागकण ये आपका पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन एलर्जिक रिएक्शन देती हैं, एलर्जी, एलर्जी का कॉज करती हैं, या इस बात करें ब्रोंकियल अफेक्शन, ब्रोंकियल अफेक्शन। अब ये आप बोलोगे व्हाट इज द ब्रोंकियल, देखो आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ चुका है, ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th NCERT, ठीक है, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। उसमें आप जब सांस लेते हो मुख नुहा से, तो श्वास नली ट्रैकिया, ट्रैकिया श्वास नली होती है, ट्रैकिया खुलती है ब्रोंकाई में, से श्वास नली ब्रोंकाई में खुलती है, वहाँ बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये एलर्जी या ब्रोंकाई रिएक्शंस देती हैं, इससे आदमी एलर्जिक मतलब अस्थमा जैसे बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं।
उसमें एक एग्जाम्पल की बात करें, कैरेट क्रॉस, ठीक, क्या नाम है इसका, कैरेट ग्रॉस, पार्थेनियम बोलते हैं, हिंदी में भी पार्थेनियम ही है, ठीक, हिंदी में भी पार्थेनियम है, कैरेट क्रॉस पार्थेनियम, ये इंडिया लाया गया था, इंडिया से लाया गया था, मतलब इसे इंडिया में दूसरे देश से लाया गया था, ये खुद का नेटिव प्लांट नहीं था, नेटिव मतलब जान लो, नेटिव मतलब अपने देश का, कोई भी वर्ड हो, अपने देश का, देश का, ठीक है, ओ सॉरी, इंडिया लाया गया था, तो ये एलर्जिक रिएक्शन या ब्रोंकाई में रिएक्शन कराते हैं, और इनकी जो रिएक्शन, ये तो मैंने बात की, कुछ ऐसे होते हैं जो एलर्जी और ब्रोंकाई रिएक्शन होती हैं, ठीक है, उसमें मैंने एग्जांपल बात की कैरेट क्रास, जैसे पार्थेनियम क्रास करते हैं, ये पता है, ये आपकी अस्थमा कराती थी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, सॉरी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, अस्थमा कराती थी, और ब्रोंकाइटिस, आइटिस जहां वर्ड लग जाए वहां सूजन होता है, ध्यान रखना, जहां आइटिस लग जाए वहां सूजन होता है। मैं आपको ऐसे कई वर्ड्स बताता हूँ, जैसे माइक्रो मतलब स्पोर, आइटिस मतलब सूजन, ठीक है, पॉले मतलब परागकण, ये वर्ड्स आप लिख लीजिए, मेरी मानिए तो, अगर आप एक्चुअली में इंग्लिश बायोलॉजी को सीखना चाहते हैं, वैसे बायोलॉजी को इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ईजी होता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, आप इंग्लिश वर्ड को पढ़िए और हिंदी के वर्ड्स को पढ़िए, आपको खुद ही फील होगा, इंग्लिश वर्ड बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं जो वर्ड्स बताता हूँ, पॉले मतलब माइक्रो, तो सॉरी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्पोर मतलब बीजाणु, पॉले मतलब परागकण, इन वर्ड्स को आप हिंदी में लिख लिया करें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे, एक बार करके देखिए, मजा आ जाएगा। ब्रोंकाइटिस, आइटिस मतलब सूजन, मतलब ब्रोंकाई में सूजन ला देती है, अस्थमा जैसी बीमारी काज करती है, ये आपके इंडिया की नहीं थी, दूसरे देश से इंपोर्ट किया गया था, लाया गया था, पॉलन एलर्जी भी कराती हैं, ये दूसरी बात, इन जो कैरेट क्रास थी, ये इंडिया किसके साथ लाई गई थी, एक्चुअली में वीट, गेहूं लाया जा रहा था इंडिया में, गेहूं वीट उसके साथ लाया गया था, आपको पता होगा इंडिया में वीट और राइस, इनका जो पैदावार था पहले इंडिया में बहुत कम था, अब जाके धीरे जैसे हाइब्रिड वैरायटी आई, वैसे इंडिया में उसका पैदावार बहुत तेजी से बढ़ा, और इंडिया में बहुत पहले आपने दादा जी से पूछेंगे, उनकी एज में खाने के लिए लोग मरते थे, क्योंकि उस समय पैदावार बहुत कम था, तो इंडिया में उसमें लाया गया था, ये आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात है, कोई आज की बात नहीं है। इसके साथ साथ ये तो आप फर्स्ट पॉइंट है, ये जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बाद साथ साथ ये पॉलन ग्रेन का हम एनर्जी न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, एनर्जी रिच, एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स, और व्हाट इज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब मिनरल्स, ये हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा वाले, ऊर्जा का स्रोत होती हैं, स्रोत, और न्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स बोले, ठीक है, ये हमें एक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, और इस पता है इन जो पॉलन ग्रेन होती हैं, इनको मार्केट्स में लाया गया, मार्केट में पॉलन टैबलेट्स के रूप में लाया गया, ठीक है, जो फूड सप्लीमेंट्री मतलब फूड प्रोवाइड करता है, फूड सप्लीमेंट्री होता है, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप फूड न लिए हो, भोजन आपने नहीं किया है, तो अगर आप इन टैबलेट्स को यूज कर लेते हैं, तो आपको भूख नहीं लगेगा, ये अच्छे स्रोत होते हैं ऊर्जा के, क्योंकि हमें वर्क करने के लिए चाहिए ऊर्जा, तो ये अच्छे खासे स्रोत होते हैं ऊर्जा की, पॉलन टैबलेट्स ये सप्लीमेंट्री होते हैं ना, जो आपके एथलीट्स होते हैं, रेस हावर्स होते हैं, जो धावक होते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं रेस हावर्स, सॉरी हार्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, और आपके जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, ये सारी आपकी इन सब का यूज करते हैं भाई साहब, इनका यूज करते हैं,
और इनके यूज करने से पता हो क्या होता है, इनकी जो अंदर की शक्ति बढ़ जाती है। अब एक बात है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको पॉलिनेशन से पहले, तो देखो जैसे कि ह्यूमन की एज होती है कि ह्यूमन 60-70 साल में डेड कर जाता है, वैसे पोलन ग्रेन की भी एज होती है। इसे पोलन ग्रेन प्लांट से निकला, अब इसे पहुंचना होता है स्टिग्मा तक, मतलब फीमेल पार्ट तक पहुंचना होता है डेथ होने से पहले। मतलब इनकी एक अंदर अंदर एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, कैपेसिटी जिसे बोलते हैं वाइबिलिटी पीरियड, मतलब जीवन काल का पीरियड, तो वही कह रहे हैं। तो पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी पीरियड था, वाइबिलिटी, तब वाइबिलिटी पीरियड, जो क्षमता होती है इनकी जीवन जीवन की क्षमता, मतलब एक्चुअली हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे पोलन ग्रेन निकला स्टिग्मा तक पहुंचने में, स्टिग्मा तक उसे पहुंचना है, तो कुछ का वाइबिलिटी पीरियड मतलब जीवन काल, यस, पोलन ग्रेन का भी जीवन काल होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की एनिमल्स की बात करें, जीवन काल पोलन ग्रेन का अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें, मैं पहले को ह्यूमन सिखा देता हूँ। 3 to 4 days स्पर्म निकला, रिलीज हुआ जैसे ह्यूमन से, ये 3 से 4 दिन तक ओवम में फैलोपियन ट्यूब रहती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहती है, ठीक है। एवरेज 3 to 4, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें मुझे मत कहना सर ने इतना ही बताया था, गलत है, ज़्यादा कम हो सकता है। और राइस की बोले, राइस या वीट की, इसकी 30 मिनट होती है वाइबिलिटी पीरियड, मतलब जैसे ही राइस से पोलन ग्रेन निकला 30 मिनट के अंदर इसे स्टिग्मा तक पहुंचना होगा, और नहीं तो ये डेथ कर जाएगी। उसके बाद अगर ये पहुंचे तो इसका कोई मतलब नहीं वहां पहुंचना, ठीक है। इसके साथ साथ हम कुछ फैमिली की बात करें, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी, और साथ में आपकी सोलेनेसी। अगर रोजेसी की बात करें और सोलेनेसी की बात करें और लेग्यूमिनेसी की बात करें, सॉरी, ठीक है, इनकी जो वाइबिलिटी पीरियड होती है, इनकी जो इन तीनों की वाइबिलिटी पीरियड होती है मंथ तक होती है, यानी ये महीनों तक जीवित रहते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, एक काम करो, रोलेक्सो घड़ी का नाम सुना है, ठीक है, वैसे ही रोलेक्सो, लेक तुम पढ़ो, रोलेक ना पढ़ के लेक पढ़ो, रोलेक्सो होता है, रोलेक्सो, रोलेक्सो, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी, गुलाब की फैमिली, आलू की फैमिली होती है, लेग्यूम फली, वो जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी, और इसी के अंदर फेबेसी वेबेसी आती है, लेग्यूमिनेसी 3 पार्ट में होता है, सब के जब आपकी बुक में नहीं है, आपकी मतलब आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो जो वाइबिलिटी पीरियड होती है इनकी, मैंने देखा कुछ के 30 मिनट, रोज वेट और रोजेसी सोलम से लेग्यूमिनेसी की मंथ तक होती है, ह्यूमंस की 3 to 4 मिनट। ये भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मतलब जहाँ वो है नमी कितना है, वहाँ का ताप कितना है, टेम्परेचर मतलब आप क्या है कि ऐसा हो कि वो आपको उठा को उसमें आग में रख दो, तो कहाँ का उसका वाइबिलिटी पीरियड भाई साहब। तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो चाहिए। एक्चुअली में ये लोग फ्लावरिंग तभी करते हैं, पोलन तभी निकालते हैं जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा, अन्यथा ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। देखो जो मैंगो होती है ये फरवरी या मार्च के महीने में ये स्टार्ट करती है फ्लावरिंग, जो बॉल लगता है ये मार्च या फरवरी के मंथ में होता है, और उसमें ना ही ठंडक होती है ना ही बहुत गर्मी होती है। एक काम करो, एक साल में ऐसा करो, तुम कोई प्लांट लगाओ और उसको पूरे जीवन काल में, मतलब हमेशा हमेशा के लिए उसे ठंड में ही रखो, या पूरी गर्मी खूब तेज सो उसमें रख दो, 100% बता रहा हूँ, आपकी जो आम का प्लांट होगा फ्लावरिंग नहीं करेगा, फल नहीं देगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी, इन पर ये जो इनकी वाइबिलिटी पीरियड कहने का इस पर डिपेंड करती है।
आपने सुना होगा स्पर्म को रखा जाता है स्टोर करके बैंक में ना, उसी प्रकार पोलन ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है बैंकों में। तो जैसे कि आप जाते हो बैंक में रुपए रखते हो, उसको बोला कर बैंक, अगर हमने पोलन ग्रेन को रखा तो पोलन बैंक कह सकते हैं ना, पोलन ग्रेन पोलन बैंक कह सकते हैं। बैंक कोई गलत तो है नहीं। सीड को रखा सीड बैंक। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, पोलन ग्रेन को स्टोर करना है। तो इनकी जो स्टोर करने का होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी थोड़ा न्यूज पेपर पे, अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें, आपको पोलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टोर करना है इनको तो आप पराकोड को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पोलन बैंक बोल सकते हैं, पोलन को पोलन बैंक बोल सकते हैं, क्योंकि पराकोड को आपको स्टोर करना है। तो इनको स्टोर करने की -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगी, और साथ में लिक्विड नाइट्रोजन हो जाएगी, लिक्विड नाइट्रोजन। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है अगर आपको पोलन ग्रेन स्टोर करना है। -1 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चाहिए, प्लस में ही माइनस में, और साथ में लिक्विड नाइट्रोजन हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है, आप कभी भी कोई पोलन ग्रेन को स्टोर ही नहीं कर सकते। तो आप इसके माध्यम से पोलन ग्रेन क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पोलन ग्रेन के बारे में आपको बताना था, डिटेल स्टडी हमने किया, काफ़ी टाइम भी लिया मैंने आपका। तो इस प्रकार जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो कम्प्लीटली खत्म होता हुआ। पोलन ग्रेन कैसे बना, पोलन ग्रेन कितने लेयर्स हैं, पोलन ग्रेन कैसे मेल गैमेट्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता रखी हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल की बात करेंगे, उसमें कैसे फीमेल गैमेट्स बनते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।